हमारा इस वीक का टारगेट, पोस्ट बैच से पहले पहले का टारगेट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 इज बेसिकली दो मेन एरियाज के ऊपर ये फैला हुआ है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। बुक्स बेशक बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट चैप्टर 2, याद रखिएगा, ये बेस बनाता है अगले आने वाले 4 चैप्टर्स की। इन अदर वर्ड्स, ये बेस बनाता है रिस्क के एरिया की। ये बेस बनाता है किसकी? रिस्क के एरिया की बेस बनाता है। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ छोटी छोटी सी बातों को जहन में रखेंगे, जो कि हम डिटेल में कहां पे पढ़ रहे होंगे? रिस्क के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। शुरू करें? अच्छा, एक और डिस्क्लेमर, ये चैप्टर हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, हम बीच बीच में से कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। पहला टॉपिक है आज का, डेटा क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासेस बनी होती हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है? किस टाइप का डाटा कहाँ पे जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या होती है? टाइप्स ऑफ डाटा, उसको क्लासिफाई करना, उसको अरेंज करना। टाइप्स, क्लासिफिकेशन। अभी डेटा को छोड़ दें, सिर्फ क्लासिफिकेशन के वर्ड में बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? जो चीज जहां पे बिलोंग करती है वहां से। क्लासिफिकेशन जी, जिस जगह पे अरेंज की जाए। क्लासिफिकेशन बता दे, क्लासिफिकेशन क्या होती है? वाह सर, एक मासूम सा सवाल पूछता हूँ, क्या हम हर डेटा को हर एक के साथ शेयर कर सकते हैं? वजह 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 क्या हर डाटा हर एक के साथ शेयरेबल होता है? नहीं। इसी का नाम है डेटा क्लासिफिकेशन। हमने बेसिकली क्या करना है? डेटा को अरेंज करना। डेटा को अरेंज करना है कुछ फीचर्स की बेस पे, ताकि उसकी एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। उसकी एक्सेस को क्या किया जा सके? रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई का फेसबुक पेज पे आ रही तमाम पोस्ट्स, तमाम डाटा, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस, आप इन चारों में कहां पे रखेंगे? पब्लिक में रखेंगे। वाई? क्योंकि वो कोई भी देख सकता है। उसको देखने के लिए क्या आपको किसी की इजाजत चाहिए? किसी से पूछना है? कोई आईडी पासवर्ड, कोई लॉगिन? नहीं। दैट इज पब्लिक। आईकैब की वेबसाइट पे पड़ी हुई किताबें, पब्लिक डाटा। कोक की एनुअल रिपोर्ट, पब्लिक डाटा। तो हर वो डाटा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है हर वो डाटा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको आप ओपनली शेयर कर सकते हैं, उसमें किसी भी चीज का रिस्क नहीं है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? पब्लिक डाटा। तो यहां पे सिक्योरिटी हाई चाहिए कि लो चाहिए? चाहिए नहीं, क्योंकि ये आपने खुद अवेलेबल कर दिया। ये आपने खुद से क्या कर दिया? अवेलेबल कर दिया। अब अगर ये चोरी भी हो जाए तो कंपनी को कोई नुकसान? चल, अब आ जाए सेकंड में। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? इंटरनल डाटा। ये क्या होता है? इंटरनल का वर्ड क्या होता है? अंदरूनी। ये वो डाटा है जो कि इदारे के अंदर शेयर किया जा रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, एसबीआई कॉलेज में टीचर्स की एक मीटिंग होती है, 5 टीचर्स बैठते हैं और छठा बंदा बैठ के उस मीटिंग के मिनट्स बना रहा है। यानी कि वो लिख रहा है कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, मीटिंग में क्या बात हुई, कौन कितने बजे आया, किसने कितने समोसे खाए, किसने कितनी बोतलें पी, किसने जुगत मारी।
सब चीज़ें वो नोट डाउन कर रहा है। जैसे आप क्लास में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग नोटिंग कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मीटिंग एंड होने के बाद प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये आपने पांचों टीचर्स में शेयर कर देनी है। ये आप कहाँ पे रखेंगे? दिस इज इंटरनल डाटा, दिस इज नॉट पब्लिक डाटा, दिस इज इंटरनल डाटा। ये किस यूज के लिए सिर्फ, और ये किसके लिए नहीं है? पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए नहीं। अच्छा, बच्चा कॉलेज में आता और आके फॉर्म फिल करता, फॉर्म पे उसका नाम आ रहा है, डिटेल्स आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर एक कॉलम होता है फीस का। होता है कि हर बच्चे की फीस सेम होती? क्या कॉलेज चाहेगा कि हर बच्चे की फीस दूसरे बच्चे को पता चले? नहीं। तो कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? कॉन्फिडेंशियल डाटा में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, पहली चीज। इंटरनल में ये ज्यादा सेंसिटिव है, इंटरनल में ये क्या है? ज्यादा सेंसिटिव है। और कॉलेज चाहेगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या करे? वो रिस्ट्रिक्ट करे, दूसरे बच्चों को पता ना चले कि पहले वाले बच्चे के साथ क्या फी अरेंजमेंट हुई, वो इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है, उसको डिस्काउंट दिया, व्हाट्सएवर, बड़े सारे मामला होते हैं। हर इंसान का अपना अपना पर्दा होता है। अच्छा, एसबीआई का तमाम डाटा जिसमें बच्चों की इंफॉर्मेशन है, टीचर्स की इंफॉर्मेशन है, फिर ये बिल्डिंग कितने किराए पे ली है, मालिक मकान के साथ क्या राब्ता है, उसके साथ क्या डीलिंग है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें सेंसिटिविटी अब ज्यादा हो गई है। तो अब मैं इसको कहां पे रखूंगा? दिस इज माय रिस्ट्रिक्टेड डाटा। तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, आप लोगों ने बीएलडी शायद हल्की फुल्की से कहीं ना कहीं पढ़ी हो, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कहते हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। हाँ, अब अगर कंपेटिटर को ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जनाब आपने ये बिल्डिंग फर्ज करें 6 लाख रुपए किराए पे ली हुई पर मंथ, और वो मालिक को कहता है यार मैं तुम्हें 7 लाख रुपए देता हूँ, ये बिल्डिंग मुझे दे दो, तो अब ये सिर्फ क्या नहीं है? कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये बेसिकली क्या बन गई है? रिस्ट्रिक्टेड बन गई है। तो आप मुझे बताइए किस तरह के डाटा के ऊपर सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद हमारी किताब में कुल 5 मॉडल्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन के ऊपर बने हुए हैं। कितने मॉडल्स हैं? 5 में से ये जो पहला मॉडल है इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस मॉडल। क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी बेस्ड एनालिसिस मॉडल। इसमें यही 4 बातें। सबसे पहला क्या? पब्लिक। उसके बाद ये चारों बातें क्या हैं? वही हैं जो कि अभी हम कहां पे पढ़ के आए हैं? पीछे पढ़ के आए। डन? बोलेंगे तो नहीं? इसी मॉडल की बेस पे एक और मॉडल भी है जो कि किताब में नंबर 5 पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल। कॉन्सेप्ट सारा सेम, बस फर्क यह है कि यहां पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास 1 2 3 4 बातें थी। यहां पे कितनी है? 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? पब्लिक डाटा। बस नाम बदल दें, यहां पे ये क्या कहलाता है? अनक्लासिफाइड डाटा। तो पहली चेंज क्या है कि पब्लिक डाटा को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? अनक्लासिफाइड डाटा। ओके। सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये सेम। दोनों साइड पे क्या है? सेम। अब चेंजेस कहां कहां पे? सेंसिटिविटी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड डाटा बिल्कुल एंड पे दिया हुआ, मगर गवर्नमेंट वाली साइड पे अगर मैं आऊं तो अनक्लासिफाइड से बिल्कुल ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। दोनों में इसकी डेफिनेशन फर्क है। गवर्नमेंट वाले इस इंटरनल को क्या मान लेते हैं? रिस्ट्रिक्टेड। गवर्नमेंट वाले इंटरनल की जो क्लासिफिकेशन है उसको किस नाम से पुकारते हैं? रिस्ट्रिक्टेड के नाम से पुकारते हैं। अगर ये डिस्क्लोज हो भी जाए तो कितना फर्क आएगा? माइनर सा फर्क आएगा, ना होने के बराबर असर पड़ेगा। और जो यहां पे क्या थी? रिस्ट्रिक्टेड,
उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, नंबर 1 सीक्रेट और उसके बाद टॉप सीक्रेट। हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस अगर लीक हो जाए तो क्या होगा? होगा क्या? किस लेवल का मसला आ सकता है? इस लेवल का मसला आ सकता है कि शायद पाकिस्तान रहे ना, अगर हमारे मिलिट्री रिकॉर्ड्स या मिलिट्री इंफॉर्मेशन ब्रीच हो जाए। तो अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं कहां पे रखूंगा? कहां रखूंगा? टॉप सीक्रेट पे रखूंगा। यानी कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ किन लोगों के पास होगी? बहुत ही हाईली क्लासिफाइड लोगों के पास होगी, जो बिल्कुल टॉप पे बैठे, जो बिल्कुल टॉप पे बैठे, और ये चाहेंगे कि इंफॉर्मेशन कभी भी लीक हो नहीं। सेकंड कौन सी है? सीक्रेट है। ये इससे थोड़ी सी क्या है? हल्की है। इससे क्या कॉज होगा? सीरियस डैमेज। और इससे क्या कॉज होगा? ग्रेव डैमेज। ग्रेव डैमेज मींस ऐसा डैमेज जो कि आपकी कब्र खोद सकता है, इस लेवल का बड़ा मसला। तो सिंपल, अगर आपको सेंसिटिविटी बेस्ड मॉडल आ जाए तो आपने क्या बना लेना उसको? गवर्नमेंट क्लासिफाइड मॉडल। पहली चीज, यहां पे क्या है? पब्लिक। यहां पे क्या हो जाएगी? अनक्लासिफाइड। यहां पे क्या है? कॉन्फिडेंशियल। यहां पे वो सेम रहेगी। जो रिस्ट्रिक्टेड है यहां पे वो नीचे आ जाएगा। अब दोनों में फर्क है। ये रिस्ट्रिक्टेड बेसिकली यहां पे क्या है? इंटरनल। और यहां का जो रिस्ट्रिक्टेड डाटा है इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, नंबर 1 सीक्रेट एंड नंबर 2 टॉप सीक्रेट। बोलेगा तो नहीं? बोलेगा तो नहीं? तीसरा मॉडल मेरे पास आता है रोल बेस्ड मॉडल। कौन सा? रोल बेस्ड मॉडल। हर इदारे में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, स्ट्रेटेजिकल लोग, टेक्निकल लोग, ऑपरेशनल लोग। याद है एसटीओ पढ़ा होगा आप लोगों ने I2B में कहीं, एसटीओ। तो ये वो लोग हैं जो कि क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करते हैं, और ये इनसे अमल करवाया जाता है, इनसे अमल करवाया जाता है। आप मुझे बताएं, कॉलेज चाहता है कि वो नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म रखे, तो क्या कॉलेज को ये इंफॉर्मेशन गार्ड से पूछनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, डिपार्टमेंटल लेवल पे है, कि जनरल स्टाफ लेवल पे है? डिपार्टमेंटल लेवल पे है। मगर ये आई कहां से है? तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन यहां से ट्रेवल करते करते कहां पे आ जाएगी? डिपार्टमेंट पे। इससे नीचे ट्रेवल नहीं करेगी। सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट लगाना है, ये डिसाइड हुआ है। ये इंफॉर्मेशन मैं कहां पे रखूं? सिर्फ और सिर्फ कहां पे रखूं? एग्जीक्यूटिव लेवल पे रखूं। हमने उस कंपनी के साथ मर्जर करना है, उसको एक्वायर करना है, ये मैं कहां पे रखूं? सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी रेवेन्यू को 10% बढ़ाना है, कहां रखूं? हमने अपने रेवेन्यू को 10% बढ़ाना है, जिसके लिए हमें ये 10 काम करने हैं। अभी यहां पे आ गया। और ट्रैवल किसने करवाया? एग्जीक्यूटिव ने करवाया। हमने 10% रेवेन्यू बढ़ाना है, जिसमें हमने ये 10 काम करने हैं, और हर बंदे की जिम्मेदारी है। अब ये कहां पे आ गया? जनरल स्टाफ लेवल पे आ गया। मगर ट्रैवल कहां से कर रहा है? एग्जीक्यूटिव से। ये हुक्म देंगे किसको? डिपार्टमेंटल को। ये किसको देंगे हुक्म? जनरल स्टाफ। काम कौन करता है? जनरल स्टाफ। बताता किसको है? डिपार्टमेंटल को। फिर ये बताते हैं किसको? एग्जीक्यूटिव को। Done? तो इसका मतलब है कि हम इदारे में रहते हुए हर इंफॉर्मेशन हर तरह के बंदे तक पहुंचा नहीं सकते। हर चीज हर बंदे को पता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ओके। चौथी और पांचवी, कंप्लायंस बेस्ड क्लासिफिकेशन मॉडल। कंप्लायंस से क्या मुराद है? कंप्लायंस, एनीवन? कंप्लाई करना, फॉलो करना। कंप्लाई मींस फॉलो करना, हुक्म मानना। तो नॉर्मली हम हुक्म किसके मानते हैं? लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि लॉ। अब इसमें 4 बातें, PII, PHI, FD, SBI। दोबारा बोले मेरे साथ,
PII, PHI, FD, SBI। दोबारा बोले, PII, PHI, FD, SBI। आसान से चार बातें। PII मीन्स हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके आईडी कार्ड पे आती है। क्या क्या आता है हमारे आईडी कार्ड पे? नाम, एड्रेस, CNSE नंबर, तस्वीर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हर वो इंफॉर्मेशन जिससे आपको क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। आपका CRN कहां पे आएगा? PII में आएगा। इससे आपको क्या किया जा सकता है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मोबाइल नंबर अगर आपके नाम पे हो तो वो मोबाइल नंबर भी क्या है? PII। तस्वीर भी क्या है आपकी? PII। आपकी व्हाट्सएप की ओपन लोकेशन भी क्या है? PII। आपको पहचाना जा सकता है। अच्छा, सेकंड क्या है? PHI। अब यहां भी PII था, यहां पे क्या है? PHI। तो एक आई को चेंज कर देंगे किसके साथ? H के साथ। ऊपर था पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये है पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। आपकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स पे जितना भी डाटा आ रहा है कि आपका शुगर क्या है, BP क्या है, आपको हार्ट का मसला है नहीं है, कैंसर है नहीं है, ये सारा कहाँ पे जाएगा? PHI में। जितनी भी कौन सी हिस्ट्री आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो सारी कहाँ पे रखूंगा? PHI में रखूंगा। FD बोले तो फाइनेंशियल डेटा। आपकी हर वो इंफॉर्मेशन जो कि बैंक से ताल्लुक रखते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? डेबिट कार्ड की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो सारी कहाँ? चेकबुक की डिटेल्स, वो सारी कहाँ पे आएंगी? फाइनेंशियल डाटा में। और चौथी क्या है? सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो कि इदारा स्ट्रेटेजिकली तय करता है कि हमने कितनी फीस चार्ज करनी है, हमने कितनी क्लासें करानी है, किस टाइम पे करवानी है, जितनी भी प्लानिंग होती है वो कहाँ पे जाएगी? सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये ओके। अच्छा, आगे आ जाए। आगे क्या है? लाइफ साइकिल बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसमें भी चार बातें। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? इट इज क्रिएशन। इट इज क्रिएशन। ये भी ड्राफ्ट फॉर्म में है। मैं चाहूं तो रोक सकता हूं, चाहूं तो डिलीट भी करा सकता हूँ। टेम्परेरी है ना, अभी तक ये फाइनल नहीं हुई। हाँ, जब भी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी और पोर्टल पे पहुंच जाएगी तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो अब ये स्टेज कौन सी आ गई है? यूजेज स्टेज। ये एक्टिव स्टेज होती है। सेशन एंड हो गया, आपके पेपर चल रहे हैं, तो क्या ये लेक्चर पोर्टल पर है? एक टाइम पे हम उसको क्या कर लेंगे? पोर्टल से निकाल लेंगे। और कहाँ पे स्टोर कर लेंगे? आर्काइव डेटाबेस के अंदर। ये आर्काइव क्या होता है? आर्काइव, आपके व्हाट्सएप में भी एक आर्काइव का फीचर होता है। ये क्या होता है आर्काइव? कुछ बच्चे इसको आर्चीव भी बोलते हैं। आर्काइव किसे कहते हैं? आर्काइव, आर्काइव मींस पुराना डाटा। वो डाटा जो कि आपके आज के यूज में नहीं है। शाज़ो नाज़र कभी इस्तेमाल करना पड़ा तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज उसका इस्तेमाल नहीं है। तो इंतजामिया क्या करेगी? साल के लिए फर्ज करें या अगले 6 माह के लिए, उन्होंने कहा कि सर हम आपका डाटा अलग से क्या कर रहे हैं? आर्काइव कर रहे हैं, आपको जरूरत पड़ेगी तो लास्ट सेशन का डाटा आके ले लीजिएगा। मैंने कहा नहीं, आप उसको क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें, डिलीट कर दें, खत्म कर दें, ताकि सिस्टम में क्या क्रिएट की जा सके? स्पेस क्रिएट की जा सके। तो डेटा जब बन रहा है, क्रिएशन, बन चुका है, यूजेज, अपना टाइम गुजार चुका है, और अब वो किस फेज में चला गया है? डिस्ट्रक्शन के फेज में चला गया। तो ये 5 मॉडल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। पहला मॉडल कौन सा था? सेंसिटिविटी बेस्ड मॉडल। सेकंड मॉडल कौन सा था? गवर्नमेंट। तीसरा मॉडल कौन सा था? कंप्लायंस मॉडल। चौथा मॉडल कौन सा था? और पांचवा मॉडल कौन सा था? पांचवा
हाँ, रोल बेस्ड मॉडल, पांचवा ये वाला था। तो आप कोई भी सीक्वेंस दे दें, वो मसले वाली बात नहीं है, मगर ये 5 मॉडल्स आपको आने चाहिए। किताब में अगर आप जाएंगे तो ये कहाँ पे लिखा होगा, ये आपको मिलेगा किताब में पेज नंबर 10 और 11 पे। अब आप किताब खोल सकते हैं, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पे अगर आप जाएं तो आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। पेज नंबर 10 से ये कहानी शुरू होती है, डेटा क्लासिफिकेशन, और आगे जाएं पेज नंबर 11 पे तो यही चीजें चलती हुई आ रही। याद है? ओके, अब अगेन समझ आ गया, वेरी गुड। इसको 2-4 दफा जब आप लिख लेंगे तो उसको रटा लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आपसे अगर कोई बंदा सवाल करे, बुक्स को बेशक बंद कर दें दोबारा, आपसे एक सवाल आए ICAP के एग्जाम में, वो आपसे कहे कि यार हम लोग डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, हमारे पास 5 मॉडल्स हैं, पूरी कहानी सुनाए। रिक्वायर्ड ये हो कि बताओ एक इदारे को डेटा क्लासिफाई करने से क्या फायदे मिलेंगे। आपने मुझे कोई से 5 फायदे बता दें। मैं बारी बारी पूछूंगा। हर वो बच्चा जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लू मीन्स ब्लू, ब्लू, ठीक है, भाई ने कहा, हम साथ साथ नोटिंग भी कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन से पहला फायदा क्या है, हम उस डाटा को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा डाटा कहां पे अवेलेबल है। गुड। सेंसिटिविटी की बेस पे अगर मैं डाटा को क्लासिफाई कर रहा हूं तो मुझे पता होगा कि कौन सा डाटा ज्यादा सेंसिटिव है और कौन सा डाटा कम सेंसिटिव है। ठीक है जी, ब्लू वाले भाई कोई फायदा, एक फायदा बता दें। कैसी हिस्ट्री? डेटा क्लासिफिकेशन से हम उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं कि डाटा कब क्रिएट हुआ था, किसने क्रिएट किया था, अब वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका क्या यूज है। ठीक है, इधर चलते हैं। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी? बुक में नहीं लिखा हुआ, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी? डेटा को हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हो? इन्होंने कहा कि जब हम लोग डाटा को क्लासिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाटा यूजेबल कौन सा है और नॉट यूजेबल कौन सा है, तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जी। डाटा को एक्सेस करने में आसानी होती है। ओके सर, ब्लू। जो डाटा काम का है उसको नहीं है, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी भाई, ब्लू। डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा ब्लैक वालों पे चलते हैं। ब्लैक। डाटा की मैनेजमेंट ठीक से हो सकती है। ब्लैक। फोरकास्टिंग के लिए हमें पता होगा कि हमारा रेलेवेंट डाटा कौन सा है। ब्लैक। और कौन है? ब्लैक। रोल्स या रूल्स? रोल्स आइडेंटिफाइबल हो जाएंगे कि कौन सा डाटा किसको शेयर करना है, किसको शेयर नहीं करना। ओके, हो गया, नया पॉइंट दो। रेलेवेंट डाटा पता चल जाएगा। ओके, मान लेते हैं। डाटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाएगा। ओके, ब्राउन वाले भाई कितने बैठे हैं? ब्राउन। इंपॉर्टेंस की आइडिया हो जाएगा कि डाटा जरूरी कौन सा है। ये ब्राउन के करीब करीब का शेड है, वैसे तो है ग्रे, मगर चलो मैं उसको ब्राउन मान लेता हूँ। डाटा कौन सा ऐसा है जिसको हमने इम्प्रूव करना है, हमें आइडिया मिल जाएगा, चलो मान लेते हैं जी। हाँ हाँ, जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी मॉडल या गवर्नमेंट बेस्ड मॉडल, तो हमें पता चलेगा कि किस डाटा पे कितनी सिक्योरिटी देनी है। और क्या सिक्योरिटी फ्री में आती है? लगता ना पैसा। तो हमें ये भी आइडिया मिल जाएगा कि हमने किस डाटा पे कितनी कॉस्ट बर्दाश्त करनी है, किस डाटा की सिक्योरिटी पे ज्यादा पैसे लगेंगे, किस डाटा की सिक्योरिटी पे कम पैसे लगेंगे। ब्राउन तो आप भी हैं।
स्किन ब्राउन शर्ट मिक्स। डाटा की एनालिसिस में हेल्प किया जा सकता है, कोई नया पॉइंट, ये सबने बता दिया। कोई एक नई बात कर दो। चलो वापस आते हैं घूम के। और कोई ब्राउन है हमारे पास? ये ब्राउन नहीं है, बहुत और है। अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको एक दफा रीड करें, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिमाइज्ड सिक्योरिटी। हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा डाटा ज्यादा सिक्योर है, कौन सा डाटा कम सिक्योर है, किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी, किसको एनक्रिप्ट करना है, किसको एनक्रिप्ट नहीं करना। अब पब्लिक डाटा है, एनक्रिप्ट करो, मगर रिस्ट्रिक्टेड डाटा हो तो एनक्रिप्ट करना चाहिए। रिसोर्स एफिशिएंसी, कितने रिसोर्सेस उस पर लगने चाहिए। अच्छा, किस पे लगाऊं? जो ज्यादा सेंसिटिव है या जो कम सेंसिटिव है? ज्यादा सेंसिटिव है। किस पे मुझे क्या करनी है? रेगुलेटरी कंप्लायंस करनी है। किसकी गवर्नेंस को मुझे इंप्रूव करना है। अच्छा, जो डाटा लाइफ साइकिल वाला था उसकी पहली स्टेज क्या थी? क्रिएशन स्टेज। जब वो डाटा क्रिएट हो रहा था, मुझे बताइएगा चारों स्टेजेस में वो डाटा सबसे ज्यादा वल्नरेबल किस स्टेज में है? वल्नरेबल किस स्टेज में? वल्नरेबल किसे कहते हैं बोला? वल्नरेबल जो कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी बिगड़ सकता है। पहला स्टेज क्रिएशन स्टेज। जैसे अभी क्लास के शुरू होते ही डाटा कैमरे की वजह से रुक गया था रिकॉर्ड होना, तो हमें गवर्नेंस का आइडिया होता है कि हमने किस डाटा पे ज्यादा ध्यान देना है। और जब डाटा क्रिएट हो गया, अब किस हालत में आ गया है? यूज की हालत में आ गया है। तो अब मुझे पता है कि वो मुझे फायदा पहुंचाएगा, अब वो इतना वल्नरेबल नहीं है। अगला क्या है? रिस्क रिडक्शन। और अगला बेटर डिसीजन। तो ये पेज नंबर कौन से थे? पेज नंबर कौन से थे? 10 और 11। 10 और 11। अच्छा, इसके एंड पे एक की टर्म आ रही होगी, आ रही की टर्म? ये की टर्म आ रही है एंड पे? जरा पढ़े इस की टर्म को, क्या लिखा हुआ? पढ़े जरा, की टर्म क्या कह रही है आपको? ये की टर्म ये आपको बता रही है कि जो हमने पीछे 5 मॉडल्स पढ़े हैं, ये बेसिकली किस फ्रेमवर्क के तहत हम लोगों ने पढ़े हैं। और फ्रेमवर्क का नाम क्या है? आईएसओ IEC 27001। और सेकंड क्या है? निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। बस इसमें यही 2 बातें काम की हैं, बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, अब बुक्स दोबारा से बंद कर लें। कर ली बंद? नेक्स्ट टॉपिक, डेटा सिक्योरिटी। इसको स्टार्ट करते हैं। डेटा, इसमें कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी आपको, जिसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे जब हम लोग रिस्क के चैप्टर में जा चुके होंगे। मगर चैप्टर 2 ये चाहता है कि बच्चों को रिस्क पे जाने से पहले थोड़ी बहुत बातें पता हो। वो थोड़ी बहुत बातें क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? डेटा सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का आसान लफ्जी मायने प्रोटेक्ट करना, बचाना, ख्याल रखना। किसको? डेटा को। 6 बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कितनी बातें हैं? 6 टर्म्स हैं। उसमें से पहली टर्म है एनक्रिप्शन। पहली टर्म कौन सी है? एनक्रिप्शन। 6 टर्म्स। पहली टर्म कौन सी है? एनक्रिप्शन। ये एनक्रिप्शन आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने क्लास में इसका डेमो किया था। क्या होती थी? उर्दू में बता दें, व्हाट इज एनक्रिप्शन? डाटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला पढ़ सके।
बीच में अगर ये डाटा चोरी हो जाए तो वो उसको रीड ना कर सके। ये बेसिक मतलब है किसका? एनक्रिप्शन। एनक्रिप्ट मींस लॉक कर देना। यानी कि फिर एक सेंडर होगा और एक कौन होगा? रिसीवर होगा। सेंडर ने बना के भेज दिया, रिसीवर ने पकड़ के उसको डीकोड कर दिया। सेंडर ने कोड लगाया, रिसीवर ने क्या किया? डीकोड। इसकी डिटेल रिस्क में पढ़ेंगे कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। फिर उसके अंदर एक एईएस के नाम से है और एक टीएलएस के नाम से है। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अभी आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनक्रिप्शन, क्या है? एनकोडिंग डाटा सो इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद द करेक्ट की। और ये की किसके पास होगी? जो रिसीवर। जो रिसीवर। चले हल्की से बात कर लेते हैं। भेजने वाला और रिसीव करने वाला अगर दोनों के पास सेम की है तो इसको मैं नाम दूंगा सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। क्या नाम दूंगा? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। और अगर दोनों के पास कीज डिफरेंट है, एसिमेट्रिक। डिटेल में पढ़ेंगे मगर अपने वक्त पे। अभी सिर्फ आपने क्या याद रखना है? व्हाट इज एनक्रिप्शन। डाटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि जिसके पास उसकी असल चाबी है वही उसे खोल सके और पढ़ सके। सेकंड वर्ड क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एमएफ। आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं लाजमी देखा होगा अपनी लाइफ में, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा यानी कि कम से कम किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए? दो। दो से बढ़ सकते हैं मगर कम नहीं हो सकते। जैसे आप अपने मोबाइल में पहले देते हैं पासवर्ड, फिर वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें क्या भेज रहा हूं? ओटीपी। ये डालोगे तो सिस्टम तुम्हारी एंट्री पास करेगा। अब एक ये और दूसरा ओटीपी। अब ये कितने फैक्टर्स बन गए? दो। एक से ज्यादा। अब ये क्या कहलाएगा? मल्टी फैक्टर। आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन। सुना? वो भी किसकी एग्जांपल है? मल्टी फैक्टर। ये लैपटॉप यहां पे पड़ा हुआ, मैं चाहता हूं कि इस लैपटॉप के ऊपर आके कोई भी बंदा एंट्री ना पास करे, कुछ भी ना करे। तो मैं इस पे अगर एमएफए लगा के चला जाऊं और कोई आप में से उठ के आगे इसको यूज करना चाहे तो वो पहले आपको पासवर्ड देगा। चले मान ले आपने पासवर्ड मेरे से चोरी किया हुआ, सेकंड वो ये कहेगा ठीक है तुमने पासवर्ड तो डाल दिया, ओके वेरी गुड, अंगूठा लगाओ। क्या आप अंगूठा मेरा कॉपी कर लेंगे? कर लेंगे? नहीं करेंगे। रेटिना स्कैन कॉपी कर लेंगे? चले उसने मेरी ईमेल पे ओटीपी भेजा, मेरी ईमेल तक पहुंच जाएंगे? नहीं। ये क्या है? मल्टी फैक्टर। कि अगर एक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच हो भी जाए तो दूसरी उसको मजीद आगे ब्रीच होने ना दे। मल्टी फैक्टर। तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? फायरवॉल एंड आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आसानी के लिए समझ लें, फायरवॉल इज बेसिकली गेट पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड। गेट पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड। इसका काम क्या होता है? कि जो भी इदारे में आना चाहता है उसको आने दे। आने दे? नहीं, उसको चेक करे, उसको फिल्टर करे, उसको मॉनिटर करे कि किसको इदारे में आने देना है और किसको इदारे में आने नहीं देना। ये बाहर ही गेट पर रोक लेता है, किसको आने दूं और किसको आने ना। मान के चलें ये भाई जिसको आने नहीं देना था ये चोरी छुपे आ गया और आके इसने कुछ गड़बड़ भी कर दी। एक और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कि अब इसकी हरकतों को मॉनिटर कर रहा है, उसको मैं नाम दूंगा आईडीएस। क्या नाम दूंगा? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब वो डिटेक्ट कर रहा है कि जिस वायरस को सिस्टम में एंटर होने नहीं देना चाहिए था, अगर वो फायरवॉल से बच गया, किससे बच गया? फायरवॉल से बच गया, इस सिक्योरिटी गार्ड से बच गया, तो अब उसने सिस्टम में आके क्या क्या खराबियां पैदा करनी शुरू की। इसको मैं क्या नाम दूंगा?
IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन कहते हैं विदाउट अथॉरिटी सिस्टम में एंटर होना, चोर, इंट्रूडर, चोर। तो पहला पॉइंट कौन सा था? एनक्रिप्शन। सेकंड MFA। तीसरा फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फायरवॉल बेसिकली क्या काम करता है? इंटरनेट से जो भी चीजें सिस्टम में एंटर हो रही हैं उनको डिटेक्ट करता है कि वो सिस्टम में एंटर होने दे या ना दे। कई दफा आपने कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की होगी तो आपको एक एरर आया होगा कि जो वेबसाइट आप एक्सेस करने जा रहे हैं ये सेफ वेबसाइट नहीं है। इतना क्यों आसान है? ये सेफ वेबसाइट नहीं है। कुछ याद तो नहीं आ गया? अच्छा, चौथी चीज एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तीसरा क्या था? फायरवॉल और IDS। और चौथा क्या है? एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अब इसमें और फायरवॉल में क्या फर्क है? ये वही फर्क है जो जनरल कंट्रोल में है और एप्लीकेशन कंट्रोल में है। जनरल कंट्रोल होता है जो कि ओवरऑल इदारे को कवर कर रहा होता है। ये सिक्योरिटी गार्ड ओवरऑल है, ये मेन गेट पे खड़ा है। कहां पे खड़ा है? इससे बच के अंदर आ गया। आगे 3 दरवाजे हैं, अकाउंट्स, मार्केटिंग, IT। अकाउंट्स, मार्केटिंग, IT। अब इन दरवाजों के बाहर अगर मैं इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दूं, इनके अपने गार्ड खड़े कर दूं, ये कहलाते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करते हैं डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस इंक्रिप्शन। ये जो फायरवॉल था ये ओवरऑल नेटवर्क को पकड़ रहा है। इसको पकड़ रहा है, ओवरऑल नेटवर्क को पकड़ रहा है। नेटवर्क से अगर कोई एंटर हो जाए तो हर इदारे के सिस्टम, इसका सिस्टम अपना होगा, इसका अपना होगा और इसका अपना होगा। तो हर सिस्टम के ऊपर अगर मुझे कोई फायरवॉल लगाना है तो उसका नाम क्या है? एंड पॉइंट सिक्योरिटी। हर सिस्टम के ऊपर अगर मुझे उसका अपना गार्ड बिठाना तो उसका नाम क्या दूंगा? एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी। याद रखोगे? ओके। पांचवी चीज DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन। डेटा लॉस प्रिवेंशन। लेट मी शो यू। एक्सेल पे चलते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जिसमें कुछ डाटा आ रहा हो। चलो ये खोल लेते हैं। ये कुछ डाटा आ रहा डाटा आ रहा। मैं ये चाहता हूं कि ये डाटा इदारे में से कोई भी बंदा कॉपी ना कर सके, या जो डाटा मैंने क्रिएट किया है इसको यूज ना कर सके, इसको एडिट ना कर सके, इसको अपने सिस्टम में कॉपी पेस्ट ना कर सके, इसको मेल के थ्रू ट्रांसफर ना कर सके। यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं चाह रहा हूं कि ये डाटा लूज होने से या इसको लॉस करने से क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। DLP का मतलब क्या था? डेटा लॉस प्रोटेक्शन। मैं नहीं चाहता कि ये डेटा मेरा लूज हो जाए, इस डेटा में मसला है। तो मैं क्या करूंगा? जस्ट एक डेमो दे रहा हूं। मैं जाऊंगा रिव्यू के ऊपर, मैं जाऊंगा प्रोटेक्ट शीट के ऊपर, और मैं कहूंगा कि जनाब ये सारे चीजें मेरी मर्जी के बिना इस शीट में नहीं होनी चाहिए। आपका व्यू कैसा आ रहा है? चल छोड़ो इसको। ये देखें, फॉर्मेट ना करे, कॉलम ना ऐड करे, रो ना ऐड करे, कोई लिंक ना लगाए, किसी चीज को डिलीट ना करे, सॉर्ट ना करे। मैंने सब इसको क्या कर दिया? चेक कर दिया कि मेरे पूछे बिना इसमें अब कुछ भी एडिटिंग ना हो सके। ऊपर क्या मांग रहा है मेरे से? पासवर्ड।
तो मैं उसको पासवर्ड देता हूँ, लेट से मेरा पासवर्ड है, मैं क्यों बताऊँ, ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया और ओके कर दिया। कहता है री एंटर करो, मैं दोबारा से दे दिया। ये इसने री एंटर क्यों कराया मेरे से? मल्टी फैक्टर, ये एमएफ है। चले मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये शीट मेरी प्रोटेक्टेड है। अब इस पे अगर मैं कुछ करूं, एरर पड़े, पढ़े क्या लिखा हुआ? द सेल यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक चेंजेस उसको क्या करें, पहले अनप्रोटेक्ट करें, उसके लिए क्या एंटर करें, पासवर्ड। तो ये डीएलपी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये डाटा लॉस हो या इसमें गैर जरूरी क्या की जाए, चेंजेस की जाए मेरे पूछे बिना। अब मुझे अगर इसमें चेंजेस करनी है तो मुझे इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा दोबारा इसी शीट के ऊपर। अब देखें, अभी भी मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा अनप्रोटेक्ट। अब वो कह रहा है क्या डालो, पासवर्ड डालो। ये मैंने डाल के ओके किया। अब आप जो मर्जी कर लें इसमें, आप कुछ भी कर लें इसमें। डीएलपी ये क्या है, डाटा लॉस प्रिवेंशन। वापस आते हैं, डाटा लॉस प्रिवेंशन। छठा पॉइंट, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। क्या है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो किसे कहते हैं, जीरो, क्या जीरो की कोई वैल्यू है? ट्रस्ट किसे कहते हैं, भरोसा। तो जीरो को मल्टीप्लाई करें भरोसे के साथ, आंसर क्या आता है, जीरो। किसी पे भी भरोसा मत करो, किसी पे भी भरोसा मत करो, हमेशा क्या करो, वेरीफाई। ये कहना चाहता है कि आप इदारे के अंदर किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, वो चाहे आपका सीनियर हो, आपका जूनियर हो, आपके बेशक फैमिली मेंबर ही हो। भाई इंसान को शरीफ होने में देर लगती है, शरीफ बनने में देर लगती है। समझ तो गए, नहीं समझे, नहीं समझे? तो जीरो ट्रस्ट, आपने किसी पे भी भरोसा नहीं करना, हमेशा क्या करना है, उसको वेरीफाई करना। हमेशा क्या करना है, वेरीफाई। अब आए जरा किताब पे, पेज नंबर 14 पे है, पेज 14। टॉपिक क्या है, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी, पहला पॉइंट पढ़े एनक्रिप्शन, सेकंड पॉइंट पढ़े थर्ड फायरवॉल एंड आईडीएस, चौथा एंड पॉइंट, पांचवा डीएलपी, छठा जीरो ट्रस्ट। छठा क्या है, जीरो ट्रस्ट। ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको रिस्क वाले पोर्शन में तकरीबन हर दिन रिपीट होते हुए मिलेंगे, ऐसा ही, मगर बेस यहां पे खड़ी हो जाती है। समझ आई बात को? आज की आखिरी बात करते हैं, थ्रेट्स और उसके सॉल्यूशंस। थ्रेट्स और उसके सॉल्यूशंस, 3 थ्रेट्स बताएं चैप्टर ने हमें। पहला थ्रेट है रैंसमवेयर। पहला कौन सा है, रैंसम किसे कहते हैं, रैंसम, हैंडसम नहीं कह रहा, वो तो आप लोग हैं मुझे पता है, मैं रैंसम की बात कर रहा हूं। रैंसम, माल, रैंसम। चले, आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज के अंदर देखा भी होगा, तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को आजाद कर दूंगा। सुना कभी डायलॉग, सुना होगा। तुम्हारा व्हाट्सएप मैंने हैक कर लिया, इतने पैसे दे दो तो तुम्हारा व्हाट्सएप तुम्हें मैं वापस कर दूंगा। ये रैंसम, तावान, फिरौती की रकम, रैंसमवेयर। पहला मसला क्या है, रैंसमवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर, ये कौन से होते हैं, वायरस। मलिशियस कहते हैं जहरीले, मलिशियस
सॉफ्टवेयर यानी कि वायरस, ब्रैकेट में लिख लें वायरस, जो कि डाटा को क्या कर लेते हैं, एनक्रिप्ट, अपने हिसाब से अपनी की लगा के वो क्या कर लेते हैं, डाटा को एनक्रिप्ट कर लेते हैं। और फिर क्या डिमांड करते हैं, किस चीज के लिए, अनलॉक करने के लिए। तो ये मसला है। अच्छा, मसले से कैसे मैं बाहर आऊं, मिटिगेशन। हमने पीछे 6 बातें पढ़ी हैं, सोचें दिमाग में रैंसमवेयर से कैसे बचा जा सकता। पहला पॉइंट क्या था, एनक्रिप्शन। सेकंड क्या था, मल्टी फैक्टर। हमें क्या करना चाहिए, डाटा का प्रॉपर क्या लेना चाहिए, बैकअप। ये बैकअप क्या होता है, बैकअप किसे कहते हैं, बैकअप कहते हैं कि डाटा की मल्टीपल कॉपीज बना दें, डाटा की मल्टीपल कॉपी। जैसे आप नहीं करते कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक एक्सेल की फाइल हो, चले मैं करके दिखा देता हूँ यार, और बताएं। लेट से ये एक फाइल मेरे पास पड़ी है, यहाँ पे आ जाए, ये एक पीडीएफ पड़ी मेरे पास, चैप्टर 13। मुझे डर है कि इस पीडीएफ में कोई भी बंदा आके अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। तो मैं इसको सेव करने के लिए क्या करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये 13 की क्या बन गई, अब एक ये इसका बैकअप बन गया। अगर खुदा ना खास्ता ये मेन फाइल डैमेज हो भी जाए तो मेरे पास इसका क्या पड़ा हो, बैकअप पड़ा हो। मेरे पास क्या पड़ा हो, बैकअप पड़ा हो, जिससे मैं इसी फाइल को दोबारा से एक्सेस कर सकूं। तो अगर कल को ये फाइल चोरी भी हो जाए, कोई लेके भाग भी जाए, कोई पैसे भी मांग रहा हो, तो मेरे पास अगर क्या पड़ा हो उसका बैकअप, तो मैं उसके पैसे पे आउट करूंगा। अनलेस कि वो डाटा जो वो लेके भागा वो क्या है, सेंसिटिव डाटा। तो मुझे उस डाटा को लीक होने से बचाने के लिए उसको फिर भी पैसे पे करने पड़े। अच्छा, सेकंड पॉइंट, एक वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे, फिशिंग। ये क्या होता है, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग कहते हैं फेक ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स, फेक लिंक्स। आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से 10 तोले सोना, 2000 गाड़ियां, 1 लाख रुपया, पता नहीं क्या क्या निकला है आपका। आप फटाफट इस लिंक पे क्लिक करें और इनाम हासिल करें। आपने लिंक पे क्लिक किया, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एंटर हो गया। अब आपको इनाम दिया नहीं जा रहा, आपसे इनाम लिया जा रहा। तो इससे बचने के लिए आपने इस तरह की फेक वेबसाइट्स के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना। सेकंड क्या है, इनसाइडर थ्रेट। आईकैप की पेपर सेटिंग कमेटी के अंदर 3 लोग हों और तीनों को पता हो कि डीएसएल का पेपर कौन सा आना है, और एक बंदा एक रात पहले पेपर लीक करना शुरू कर दे, कितना मजा है ना, मजे की चीज। ये थ्रेट कौन सा है, इनसाइडर किसे कहते हैं, जो इदारे के अंदर काम कर रहा है। अभी हम पीछे चीज पढ़ के आए हैं, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, किसी पे भरोसा। तो इनसाइडर मींस कि एक ऐसा एम्प्लॉय है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो कि इदारे के अंदर ही है, उसके पास एक्सेस है किस चीज की, सेंसिटिव डाटा की। तो वो किसी भी दिन चाहे कंपनी से अगर लड़ा हो, उसको क्या कर सकता है, डाटा को लीक कर सकता है। अब इसे बचा कैसे जाए, हर एम्प्लॉय का क्या नोट किया जाए हमेशा, बिहेवियर। एंड हर बंदे को हर पॉलिसी की, हर चीज की एक्सेस नहीं देनी। एक वर्ड लिखा हुआ है, लीस्ट प्रिविलेज। अभी जो पीछे हम लोगों ने एक मॉडल देखा था, रोल बेस्ड एक्सेस, ये इसके पीछे लगा हुआ कि आपने अगर कैफ 3 के पेपर में क्या क्या आना है किसको बता दिया है, तो पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। हाँ, सिर्फ किसको पता होना चाहिए, और इनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि ये भी क्या नहीं बनेंगे, ये भी क्या नहीं बनेंगे, इनसाइडर थ्रेट नहीं बनेंगे। तीसरी चीज, एआई पावर्ड अटैक्स। ये क्या है, एआई के आने से ना चीजें आसान तो हुई हैं मगर मुश्किल भी हो गई हैं भाई। एआई पावर्ड अटैक मींस कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि लगता है कि ये बिल्कुल असल है, ऑथेंटिक है, मगर असल है नहीं।
उसको उसने क्रिएट किया, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है, असल है, आपने उसके साथ अपनी बार्गेनिंग शुरू कर दी, ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी। इस चीज को रोकने के लिए आपने एआई की हेल्प लेनी है। वो नहीं, वो कुत्ता कुत्ते को काटता है, वो क्या मिसाल है, लोहा लोहे को काटता है, तो एआई भी किसको काटेगा, एआई को काटेगा। तो अगर कोई फेक वेबसाइट्स कौन बना रहा है, एआई, तो आपने भी किसको यूज करना है, एआई को यूज करना, ताकि वो क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके कि कौन सी वेबसाइट असल है और कौन सी वेबसाइट नकल है, ताकि इस तरह के अटैक्स को रोका जा सके। डन, यहां तक रुकते हैं। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैप्टर 2 को प्रोलॉन्ग मत कीजिएगा, इसको रोज रोज कवर करता रहे। अगर प्रोलॉन्ग करेंगे तो ये फजूल का लंबा चैप्टर बनता जाएगा आपके लिए। तो जितना आज किया है उसको आप लोगों ने क्या करके आना है, कल तैयार करके आना है। कल यहीं से कहानी को आगे लेके चलेंगे कुछ असाइनमेंट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।